चलो बाळ मित्रों, आज આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 7 સોચ અપની અપની। હવે આ પાઠની અંદર કીધું છે સોચ અપની અપની એટલે શું કે તમારા વિચારો બધા કેવા કેવા છે તે વિશે વાત કરે છે। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही है। वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्ष के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। चलो હવે નીચે આપણે જોઈશું બે चित्रों આપ્યા છે। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। બે चित्रों आपेला છે, એક શહેરનું चित्र છે ને એક ગામડાનું चित्र છે। હવે એ चित्र ઉપરથી આપણે પ્રશ્નોના જવાબ બોલવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન છે કે दोनों चित्रों में क्या अंतर है। હવે અહીંયા બે જે ચિત્રો આપ્યા છે એ બે ચિત્રોમાં શું અંતર આપેલું છે? तो दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और दूसरा शहर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते हैं, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। आ આપણે ગામનું चित्र જોયું। હવે આપણે શહેરનું चित्र જોઈએ। शहर के चित्र में चौड़ी और दो तरफ सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है। અહીંયા તમે જુઓ છો કે પહેરવેશ કેવો છે શહેરનો અને ગામડાનો। આ બંને વચ્ચેનો અંતર હતો। પ્રશ્ન નંબર 2, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? હવે અહીંયા કીધું છે गांव અને नगर, नगर એટલે શહેર। जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? तो गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है, लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं, लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है, लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जियां खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, लोग दुकानों, बैंकों तथा दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर है। आ अंतर હતું। હવે આપણને શું ગમે છે તે જોઈશું। नगर के जीवन में अनेक दोष हैं, फिर भी मुझे वहाँ का जीवन ही पसंद है। वहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने भी अवसर नगर में हैं उतने गांव में नहीं, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। कि આપણે જો સારું ભણવું હોય કોઈ સારી સ્કૂલમાં તો એ આપણને ગામડામાં નથી મળતું, તે આપણને શહેરમાં જોવા મળે છે, એટલા માટે મને શહેર વધારે પસંદ છે। પ્રશ્ન નંબર 3, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है, यदि नहीं तो क्यों? હવે તળાવનું પાણી હોય એ પીવા માટે યોગ્ય છે કે નહીં એ તો આપણે અહીંયા દેખાય છે ગામડાના ચિત્રમાં। तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता।
तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टियाँ गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़कें रखते हैं, लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेजिस आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं है। હવે આ પાણી પીવાથી આપણને રોગ થાય એ આપણે ગામડાના ચિત્રમાં દેખાય છે કે પાણી છે તળાવની અંદર પણ લોકો નાય છે, કપડાં ધોવે છે, એટલે આવું પાણી પીવાય નહીં। नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वॉर्मिंग। हवे आ बधुं ज आपणे विज्ञान वरदान या अभिशापनी अंदर वाद विवादनी रीते तमारे निबंधनी जेम लखवानुं छे। हवे आपणे जोईशुं कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। हवे शक्तिशाली कोण छे, पेन के तलवार? ते आपणे जवाब आपवानो छे। तो एनो जवाब छे कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है, तलवार गले काटती है और खून बहाती है। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है, એટલે पेन વધારે शक्तिशाली है। दिए गए सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। હવે એક નાના અક્ષરે તમને દેખાય નહીં એવું અહીં આપેલું છે, बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन से दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। नाना अक्षर थोड़ाक है पण हूँ वाँचूँ छूँ, पण तमारे थोड़ू ध्यान आपवानुं छे। शिकागो FFC हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दो गुवार के बाद धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष को उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है, लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ही एप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया कैरी सिसे के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्थाएं है। इस सौरमंडल के 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिसमें पानी भी मौजूद होगा। शिष्य कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल कोई ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीला बेल्ट से वह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी के कष्ट व कोर का निर्माण हुआ है। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्मिथ स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलके झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। હવે અહીંયા આપણે જે વાંચ્યું એના નીચે પ્રશ્નોના જવાબ છે। પ્રશ્નોના જવાબ જોઈશું। હું પ્રશ્નોના જવાબ તો બોલીશ, પણ મારા પહેલાં પણ બી તમારે જવાબ આપવાના છે। નંબર 1, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो वैज्ञानिक इस घटना से उत्साही है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। नंबर 2, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टान हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 3, रेखा खींचकर सही जोड़ मिलाइए। હવે અહીંયા આપણે જવાબ બોલવાના છે। 424 प्रकाश वर्ष, तो શું આવશે? तो पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी, बीजा नंबरનો જવાબ આવશે। 1.6 करोड़ वर्ष, तो नए ग्रह की उम्र छेल्ला नंबरનું એમાં આવશે। 10 करोड़ वर्ष, तो चौथा नंबरનું છે पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। स्पिट्ज़र स्पेस, तो नासा का टेलीस्कोप पहला नंबरનો। कैरी सीसे, ये तो हवे एक ज बाकी है એટલે તમને ખબર જ હશે કે વૈજ્ઞાનિક। આપણે આ જે જોઈશું એ બધું તમારે નોટબુકમાં લખવાનું છે। હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોઈશું। સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન નંબર 1, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। અહીંયા કૌંસમાં તમને શબ્દો આપ્યા છે, શબ્દો તમારે આની સાથે જોડવાના છે। પહેલો શબ્દ આપ્યો છે ભિન્ન, તો આગળ શું લગાવ્યું છે? વિભિન્ન, એટલે શબ્દ કેવો બની ગયો? ઉપસર્ગવાળો બની ગયો। ઉપસર્ગ એટલે આગળ એક શબ્દ ઉમેરીએ એટલે ઉપસર્ગ શબ્દ કહેવાય છે। દેશ, દેશ તો વિદેશ। પક્કા, તો અધપક્કા, અહીંયા અધ આપેલું છે એટલે અધપક્કા। ગમ, दुर्गम। योग्य, योग तो प्रयोग। जीवन, निर्जीव, जीव जीवन नहीं, जीव तो निर्जीव। बल, निर्बल। समझ, गैरसमझ। सुविधा, असुविधा। वांछित, अवांछित। આપણે જે આગળ જે શબ્દો બોલીએ છીએ એને ઉપસર્ગ શબ્દો લગાવીને અને જે શબ્દ બને છે તે આપણે ઉદાહરણ તરીકે જોઈતું, અને બાકીના જે શબ્દો જોયા એ પણ બી તમારે લખવાના છે। હવે આપણે જોઈશું બીજા શબ્દો। ઉદાહરણ કે આધાર પર પ્રત્યય લગાકર શબ્દ પુનઃ લીખીએ। હવે જે શબ્દો આપણે આગળ લગાવ્યો હતો તેને ઉપસર્ગ કહેવાય છે અને પાછળ લગાવીએ છીએ અને તેને પ્રત્યય કહેવાય છે। ઉદાહરણ આપ્યું છે નિયમ વત્તા ઈદ એટલે નિયમિત। હવે કૌંસમાં જે શબ્દો આપ્યા છે શબ્દો ઉપરથી તમારે શબ્દો બનાવવાના અને લખવાના છે। વિદેશ, તો વિદેશનું શું થશે? વિદેશી એટલે ઈ આવશે। પછી આપે છે પ્રકૃતિ, પ્રકૃતિ એટલે પ્રાકૃતિક। પુત્ર, તો પુત્રી। લાપરવાહ, તો લાપરવાહી। ચંચલ, ચંચલતા। यंत्र, यांत्रिक। मानव, मानवता। हस, तो हसी। હવે આ જે શબ્દો જોયા, હવે ચિત્ર કે આધાર પર કાવ્ય की રચના कीजिए। હવે અહીંયા તમારે કાવ્યની રચના કરવાની છે જાતે। હવે આપણે જોઈશું ભાષા સજ્જતા। એના પહેલાં ઉપર આપે છે પ્રશ્ન નંબર 4, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे? किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए। હવે પત્ર તમારે જાતે લખવાનો છે કે જે આપણે 6ઠા અને 7મા ધોરણમાં પત્ર લખતા તમને શીખવાડ્યું હતું। હવે ભાષા સજ્જતા આપણે જોઈ લઈશું। ભાષા સજ્જતા એમાં આપણે
निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और समझिए। नंबर 1, निधि बहुत काम करती है। हवे बहुत ना नीचे अंडरलाइन आपेली छे। रुद्र बहुत हंसता है। नंबर 3, दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं। नंबर 4, जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की। नंबर 5, मुझे आज बहुत खुशी है। नंबर 6, कल सविता बहुत हंसी थी। ऊपर दिए वाक्य में पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द, रेखांकित એટલે नीचे अंडरलाइन करी छे ते, बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वचन, लिंग, वचन, काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जिन पदों के रूप में लिंग, वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलते अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं उन्हें अवयवी એટલે जिनमें व्यय न हो अर्थात विकार या परिवर्तन न हो उसे अविकारी पद कहा जाता है। હવે ધારો કે અવયવી પદ કોને કહેવાય, તો અવયવી પદ કોને કહેવાય તો અહીંયા આપણને શોર્ટમાં બતાવેલું છે તે આપણે જોઈએ છીએ કે ક્યાં એકના એક શબ્દ આવતો હોય, તથા, ઓર, અનેક આવા જે શબ્દો હોય છે એ શબ્દોને કેવા શબ્દો કહેવાય છે? અવયવી। એક લડકા ધીરે ધીરે ચલ રહા હૈ, હવે અહીંયા જે ધીરે ધીરે આવ્યું એ કયો શબ્દ કહેવાય? અવયવી કહેવાય। પરીક્ષામાં પૂછાય તમને એમ કે ધીરે ધીરે, બહુત, ઓર, તથા, કલ આવા જે શબ્દો આવે છે શબ્દોને અવયવી પદ કહેવામાં આવે છે। હવે બધા જે શબ્દો આપે છે શબ્દોમાં ધીરે ધીરે શબ્દ આપ્યો છે એ શબ્દોને કેવા શબ્દો કહેવાય છે? તો अवयवी पद कहवाय छे। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त धीरे धीरे शब्द जैसा शब्द है जिसका प्रयोग पुल्लिंग, एकवचन कर्ता, स्त्रीलिंग, बहुवचन और अंतिम विधान में काल परिवर्तन हुआ है, फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः धीरे धीरे अवयवी है। अवयवी शब्दों की सूची जे मैं तमने हमणां बताव्युं कि वच्चे आ जे शब्दों आवे ए शब्दों ने अवयवी पद कहेवामां आवे छे। तो और, तथा, अथवा, या, वा, अहा, कल, अधिक, धीरे धीरे, ऊपर आटला जे शब्दों छे ए शब्दों ने अवयवी पद कहेवामां आवे छे। हवे आपणे नीचे जोईशुं अने तमारे साथे साथे जवाब बोलवानो छे। निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे पद ढूंढिए जो अवयवी है। હવે પરીક્ષામાં તમને આવી રીતે પૂછવામાં આવશે અને આમાંથી તમારે અવયવી પદ શોધવાનું, તો તમે કેવી રીતે શોધી શકશો? તો ઉપર આ જે કોષ્ટક આપેલું છે એ કોષ્ટકમાં જે શબ્દો અહીંયા તમને દેખાય એ શબ્દોને અવયવી પદ કહેવામાં આવે છે। તો નંબર 1, ઉમંગ और स्मित घर चले गए। હવે ઉમંગ और स्मित तो और शब्द आवे छे ए और शब्द शू छे? अवयवी पद, એટલે તમારે ઓરની નીચે અંડરલાઇન કરવાની અને સામે લખવાનું અવયવી પદ। तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन। હવે અહીંયા શું આવશે? તો યા આવશે। શું આવશે? યા। कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन, એટલે યાની નીચે અંડરલાઇન કરવાનો અને સામે તમારે લખવાનું અવયવી પદ। नंबर 3, वाह क्या कैच लिया है। तो वाह ए अवयवी पद है, एना नीचे अंडरलाइन करवानी। दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी। तथा ए अवयवी पद है, एना नीचे अंडरलाइन करवानी अने लखवानुं। व तेज दौड़ा, तो व एना नीचे अंडरलाइन करवानी अने तमारे एनी सामे लखवानुं अवयवी पद। परीक्षाમાં તમને અવયવી પદ વિશે પૂછાય તો અહીંયા જે કોષ્ટક આપેલું છે કોષ્ટકના શબ્દો તમારે યાદ રાખવાના। તો પરીક્ષામાં તમને આવી રીતે વાક્યો આપે તો વાક્યો તમને સહેલાઈથી યાદ રહી જાય છે। તો હવે આ પાઠની અંદર આપણે જોયું કે જે ચિત્રો આપ્યું હતું ગામડાનું અને શહેરનું એના વિશે સવાલ જવાબ લખવાના। એક આપણે પેરેગ્રાફ વાંચ્યો હતો કે दूर जन्म ले रहा है एक ग्रह, એ આપણે જોયું बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। ए पेरेग्राफ वाँचो, एना नीचे सवाल जवाब वाँच्या था, एना पण बी तमारे जवाबो लखवाना। स्वाध्यायमां उपसर्ग अने प्रत्यय जे समजाव्युं ते लखवानुं अने भाषा सज्जतामां अवयवी जे पद समजावेलुं छे
એ પણ બી તમારે નોટબુકમાં લખવાનો છે. નેક્સ્ટ પાર્ટ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.